हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो यूट्यूब ने एक और ऑप्शन आप लोगों को दिया है हाइप का, तो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग जगत दीदी और उनकी भाभी के ऊपर बनाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है, ये सूट तो नहीं मैं बोलूँगी, ये एक बहुत ही स्टाइलिश सा ड्रेस है। जैसे कि आपने धोती पैटर्न आजकल सुना होगा, काफ़ी ट्रेंड में है। इसके साथ एक बहुत ही शॉर्ट कुर्ता है। कुर्ते के साथ आपको नीचे एक स्कर्ट पैटर्न मिलेगा जिसमें फ्रंट से आपको धोती पैटर्न भी नज़र आएगा। मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी, तो अगर आपको ये लेना है, पसंद आ रहा है, इसमें और भी 2-3 कलर्स अवेलेबल हैं, तो कम्युनिटी सेक्शन में पेस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कुछ डिफरेंट पहनना है। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूँगी। इसी के साथ मैंने आज एक और चीज़ सोची है। जैसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आजकल चल रही हैं या देखने को मिल रही हैं, बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, और इसीलिए मैंने अपने लिए ये चीज़ सोची है। और मैं बिल्कुल आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि क्या आप मेरी इस चीज़ पे अग्री करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने अब से सोचा है कि मैं वैसे भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी साइड से कभी भी किसी के लिए ऐसे हार्श वर्ड्स ना निकले, कोई ऐसी हार्श बात ना निकले कि किसी को बुरा लग जाए। बट हम भी इंसान हैं, जाने अनजाने कभी टोन ऊपर भी चली जाती है, कभी नीचे भी चली जाती है। हो सकता है कि जाने अनजाने दिल भी दुखाए हों, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मैंने ये सोचा है कि मैं हमेशा अब से अपने रिएक्शन में ये कोशिश करूँगी कि मेरी बातों से किसी को एटलीस्ट हर्ट ना हो। किसी की गलतियाँ मैं ज़रूर बताऊँगी, रिएक्शन वीडियो में ये काम है मेरा, लेकिन मैं साथ में ये भी कोशिश करूँगी कि मेरी बातों से किसी को हर्ट ना हो। मैं वैसे भी कोशिश करती ही हूँ तरीके से बोलने की, बट मैं अब थोड़ा और इस वे में बोलूँगी कि अगर इतनी सी भी किसी को चुभ रही होगी तो वो भी ना चुभे। तो क्या आप मेरी इस थॉट में मुझे सपोर्ट करते हैं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग जगत दीदी पे रिएक्शन वीडियो देना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे जगत दीदी की 3-4 दिन पुरानी लाइव की, क्योंकि वो लाइव मैंने अब देखी और उस लाइव में मुझे बाकी तो बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आई, लेकिन जो 2-3 पॉइंट्स थे, मुझे उन पॉइंट्स पे बात यहाँ पे करनी है। क्योंकि जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है, अच्छी चीज़ों को बताना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीज़ें ऑलरेडी सब्सक्राइबर द्वारा बता दी जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें मुझे सही नहीं लगी और उन चीज़ों को करेक्ट करा जा सकता है, इनफैक्ट करेक्ट करना चाहिए, उस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगी। तो जगत दीदी ने अपनी लाइव में कुछ ऐसी क्वेश्चंस के आंसर दिए नहीं, दिलवाए, जो कि अगेन मुझे ऐसा लगा कि एक हिस्ट्री वापस से रिपीट हो रही है। जगत दीदी की जितनी भी चीज़ें बीते दिनों हुई हैं ना, उन चीज़ों से आई एम श्योर कि उनको ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक ज़रूर मिला होगा, और सबसे बड़ा सबक तो दोस्ती का मिला है, राइट। अब चाहे वो दोस्ती क्रिएटर्स के बीच में हो, चाहे वो किसी के बीच में भी हो, इन क्रिएटर्स से हमें भी एक्सपीरियंस मिला है। जिन क्रिएटर्स की दोस्ती पे पहले हम लोग मिसाल दिया करते थे कि क्या ग्रुप है, आज जब से इनका ग्रुप में इतनी सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, उसके बाद तो दोस्त बनाने में हमें भी डर लग रहा है, जिस तरीके की सिचुएशन हुई है। तो वहाँ पे जगत दीदी ने इतनी सारी ठोकर खाने के बावजूद दोस्त बनाई। देखो, दोस्त बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्त बनाने के साथ साथ आप किसी के ऊपर जो डिपेंड हो जाते हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है। या जगत दीदी से लाइफ के दौरान किसी ने एक सवाल पूछा उनकी शादी से रिलेटेड, जो जवाब जगत दीदी को देना चाहिए, जो पर्सनल सवाल जगत दीदी के लिए है, और इसका जवाब भी जगत दीदी दे सकती हैं, क्योंकि शादी का क्वेश्चन एक इंसान का बहुत पर्सनल और निजी क्वेश्चन होता है। उसका आंसरेबल कोई दूसरा या तीसरा इंसान नहीं हो सकता, और वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो इंसान अभी कुछ दिन पहले ही आपकी ज़िंदगी में आया हो। इससे पहले भी आपने जगत जीजा जी का भी वीडियो देखा होगा ना, जब उन्होंने बताया था कि जगत दीदी की तरफ से उनकी डॉक्टर तक शादी के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। सो ये कहीं ना कहीं जगत दीदी के लिए एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि डेस्पिरेसी दिखती है कि इतना क्या डेस्पिरेट होना। तो वहीं पे कमेंट सेक्शन में जब किसी ने शादी का पूछा, तो जगत दीदी ने वो क्वेश्चन पढ़ा कि शादी कब करोगी। उसके बाद जगत दीदी ने ऐसे अपनी फ्रेंड की तरफ देखा। तो आपकी फ्रेंड शादी कब करोगी का जवाब क्यों देगी? ये ज़िंदगी आपकी है, शादी का डिसीज़न आपका है। इससे पहले भी जो शादी आपने करी थी वो डिसीज़न भी आपका था, वो आपकी लव मैरिज थी, वो डिसीज़न भी आपका था। और अभी भी शादी आपको करनी है या नहीं करनी, वो डिसीज़न आपका होना चाहिए।
तो जब किसी ने वो कमेंट किया, इन्होंने वो कमेंट पढ़ा, तो उसके जवाब के लिए इन्होंने उनकी तरफ मुंह घुमाया, जिसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ बहुत जल्दी होगी और अब हम देख रहे हैं इनके लिए लड़का। तो यहाँ से बस ये सवाल होता है कि शादी के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों होना है। और अगर शादी से रिलेटेड कोई जवाब देने हैं तो वो जवाब आप दो। आपको करनी है तो हाँ बोलो कि मैं करूँगी, मुझे करनी है, और नहीं करनी है तो ना बोलो कि मुझे नहीं करनी है, फ्यूचर का मुझे पता नहीं है। लेकिन कोई दूसरा आपके लिए, आपके बिहाफ में आपकी शादी की बात कर रहा है, वो सही नहीं है। क्योंकि जब आपने जगत जीजा से भी शादी करी थी तो भी आपने वो शादी की बात खुद से नहीं करी थी, आपने उसे एक अरेंज मैरिज बताया था, अपने परिवार के ऊपर और भाइयों के ऊपर डाल दी थी वो चीज़ें। लेकिन बाद में जब वो चीज़ें सामने आई तो पता चला कि वो एक अरेंज मैरिज नहीं थी, वो भी एक अच्छा खासा 3-4 साल का रिश्ता था, है ना। और अब वही चीज़ किसी और से बुलवाना, ये कहीं ना कहीं आपको गलत दिखाता है। तो शादी का डिसीज़न आपका खुद का होना चाहिए। इसके लिए आप दूसरों की तरफ कभी भी उंगली मत उठाओ कि ये बंदा मेरी शादी की चीज़ में मेरे बिहाफ में जवाब देगा। आप जवाब दो उस चीज़ का। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में किसी ने इनसे पूछा कि डांस सीखने वाली बात, उसमें भी इनकी फ्रेंड जवाब दे रही थी। अगर आपको डांस सीखना है तो कौन आपको रोक सकता है? ये आपकी खुद की चॉइस है। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, अपना मेकओवर करना है, अपना डांस करना है, जिसमें आपको खुशी मिले, आपको वो करने की पूरी आज़ादी, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपके ही डिसीज़न होने चाहिए। और जबकि आपकी लाइफ की इतनी सारी चीज़ें आपके ही दोस्तों द्वारा सामने आई हैं। जब आपको बाल स्ट्रेट करवाने थे तब भी आपकी दोस्त ने आपके बाल स्ट्रेट करवाए अपने नाम के साथ। आपको डांस करना था, शौक़ था डांस करने का, वो भी आपने अपनी दोस्त की आड़ में किया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आके बाद में आपकी फ्रेंड्स ने ही बताया। तो ये पैटर्न आपका ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपोज हुआ है कि आपको अपने मन की कोई चीज़ करनी होती है तो वो आप दूसरों के माध्यम से बुलवाती हैं। आपको इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करना है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद के बलबूते पे, खुद की ज़िम्मेदारी पे करना है कि हाँ, डांस सीखना मेरी खुद की इच्छा है और मैं डांस सीखना चाहती हूँ। अपने डिसीज़न अपने आप। मेरी दोस्त बोल रही है मुझे इसीलिए करना है कि वो एक थेरेपी है, किसी से कन्विंस मत कराओ। अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न लेने के लिए आप किसी और से कन्विंस मत कराओ पब्लिक को, क्योंकि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं और पहले आपके ही फ्रेंड्स ने आके बाद में ये चीज़ें बताई कि ये आपके मन की चीज़ें थी, लेकिन ज़ुबान उनकी थी। मन आपका कर रहा था सब कुछ करने का, लेकिन बुलवाया उनसे। तो वही चीज़ें रिपीट मत करना। आज आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, भगवान करे हमेशा अच्छी रहे, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न सिर्फ आपके होने चाहिए। आप अपनी दोस्ती निभाओ, जितना भाईचारा है, बहनचारा है, निभाओ, लेकिन जो गलतियां पहले कर दी हैं ना, उनको वापस से रिपीट मत करना, क्योंकि लास्ट में फिर एक चीज़ रह जाती है कि मेरा यूज़ हो गया, मेरे इमोशंस का यूज़ हो गया। क्योंकि आज की डेट में रिश्ते बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। आज वो फ्रेंड आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्रेंड औरों के साथ क्यों नहीं इतनी अच्छी हैं, सिर्फ पूरी भीड़ में वाय आपके साथ, क्योंकि उनके साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे ना। वो एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर के लिए तो अपने सारे पेशेंट्स बराबर होते हैं, तो आप उनके लिए इतनी स्पेशल पेशेंट क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे उनका भी फ़ायदा है। लेकिन कल की डेट में अगर बात बिगड़ती है तो फिर इंसान ये नहीं बताता कि मुझे उससे कितना फ़ायदा मिला, सिर्फ ये गाता है कि मैंने उसके लिए कितना कुछ कर दिया। जैसे कि आपके साथ भी हुआ कि आपके लिए किसने कितना कुछ किया वो सब ने बताया, लेकिन आपने उनके लिए कितना किया वो कभी आया ही नहीं सामने। तो ये चीज़ें फ्यूचर में ना हो, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपका जो मन है वो करें, डंके की चोट पे करें, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। उसके अलावा यहाँ पे आएंगे हम भाभी जी की वीडियो के ऊपर भी, जगत दीदी की ही भाभी के ऊपर। उनकी भी मैंने वीडियो देखी, वो मायके गई हुई है, मायके से आते वक्त वो रो रही हैं और उनके कमेंट सेक्शन में लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, अरे ये क्या नाटक नौटंकी हो रही है रोने की, यहाँ तो मायके हैं, रोज़ तो मायके पहुँची रहती है, तो मायके जाने में और आने में अब रोना किस बात का आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बात से मेरी सहमत भी होंगे और कुछ हो सकता है कि सहमत नहीं भी हों। जो लड़कियाँ मायके के नज़दीक रहती हैं ना, वो नज़दीक रह के भी मायके से दूर होती हैं, और जो लड़कियाँ मायके से दूर होती हैं वो दूर तो होती हैं, लेकिन उनके पास एक ज़रिया होता है
आने का कि मेरा मायका दूर है, जब मैं जाऊंगी तो इकट्ठा जाऊंगी। लेकिन जो नज़दीक लड़कियां होती है ना, उनको हमेशा यही बोला जाता है, अरे पास ही है, कभी भी होके आ जाना, कभी भी होके आ जाना, कभी भी वहाँ रुक जाना। ये नहीं बोला जाता, कभी भी होके आ जाना। तो हमेशा जो लड़कियां मायके के पास रहती हैं वही अपने मायके का लुत्फ़ नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि उनके साथ हमेशा यही होता है कि चले जाना और आ जाना। मैं इसीलिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरी मम्मा भी लोकल रहती हैं, और मेरी जो मासी हैं वो बाकी सब अलग अलग सिटीज़ में रहती हैं। तो मेरी मासी लोगों को साल में 2 बार चांस मिल जाता है मायके आने का। विंटर वेकेशंस में आ जाती हैं महीने के लिए, समर वेकेशंस में आ जाती हैं महीने के लिए। लेकिन मेरी मम्मा पास होते हुए भी, अपने मायके के एक ही सिटी में होते हुए भी, अपने मायके आ जा नहीं पाती हैं, क्योंकि वो नज़दीक रहती हैं तो कभी भी जा सकती हैं। तो ऐसा होता है। और क्योंकि बहुत समय के बाद भाभी जी अपने मायके रक्षाबंधन के दिन रह के आई, क्योंकि रक्षाबंधन इज़ ऑल अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर्स। और जब भाई बहन सब एक ही छत के नीचे हो जाते हैं ना, तो फिर वो किसी की भाभी या किसी की बहू, किसी की मम्मी नहीं रहते हैं, वो बस भाई बहन होते हैं। तो एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही कंफर्ट जोन होता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए हमने दुनियादारी सब एक तरफ कर दी है और हम वापस से अपने बचपने में आ गए हैं। तो रक्षाबंधन में वैसे ही वाला फीलर आता है। इसीलिए रक्षाबंधन में अधिकतर बहनें बहुत इमोशनल होती हुई नज़र आती हैं, वो भी शादी के बाद, क्योंकि वो अपनी शादी से पहले की जर्नी याद करती हैं। तो वैसे ही वो 2-3 दिन अपनी बहनों के बीच में रुकी, इसीलिए वहाँ से आते हुए वो इमोशनल हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की के माइंड में शादी के बाद ये थॉट आ ही जाता है कि यार क्या मेहमान बन के रह गए, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अब रह भी नहीं सकते। दिमाग में इतनी मल्टीपल चीज़ें चलती हैं। एक तरफ ससुराल की भी टेंशन होती, चाहे कितनी भी सुख सुविधा हो ससुराल में, कितनी भी सुख सुविधा, लेकिन फिर भी जो मायका होता है ना, वो मायका ही रहता है, ससुराल ससुराल ही रहता है। तो इसीलिए इंसान इमोशनल हो जाता है। इसमें ये नहीं होता कि अरे इतने पास है तो रोना क्यों आ रहा है। इमोशंस हैं, कभी भी बह जाते हैं। कभी भी ये एहसास हो जाता है कि यार हम इतनी जल्दी बड़े हो गए, अरे बाप रे हम तो अब किसी के घर की बहू भी बन गए, बीवी भी बन गए, अब तो मम्मी भी बन गए। तो ऐसा होता है, इसीलिए इमोशंस निकल जाते हैं। और इन इमोशंस की मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट भी करती हूँ और कदर भी करती हूँ। इसीलिए मुझे उनकी वो व्लॉगिंग ड्रामा नौटंकी ये ऐसा नहीं लगा कि अरे मायके पास है तो लड़कियाँ रो नहीं सकती हैं। तो मैंने सोचा चलिए इस चीज़ पे हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। और आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई और ऐसा सच टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि एक्शन दूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।